So hello students, how are you? So today we'll start with another lecture. इससे पहले हमने जो है वो शुरू किया था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने खत्म किया है। उसके बाद आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज गॉस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमने एरिया वेक्टर पढ़ा था, तो आई थिंक आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद ही आप गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने गॉस लॉ में जो यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया, अगर नहीं पता तो पहले उसको देख लो। ठीक है। उसके बाद ही गॉस लॉ वाले टॉपिक पे आना, तो ये तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब गॉस लॉ में सबसे पहली चीज जो है हमने पढ़नी है कि गॉस लॉ बोलता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस। अब कुछ कुछ चीजें हैं इस पे जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught times the charge enclosed the charge enclosed inside the surface। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों पर मैंने खास ध्यान दिया है। ठीक है ना। एक तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। ठीक है। और चार्ज उसके अंदर एनक्लोज होना चाहिए। मान लो आप, अगर आपके पास एक ओपन सरफेस है, यू कैनॉट अप्लाई गॉस लॉ। और अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है किसी भी सरफेस के अंदर, तब भी आपका जो फ्लक्स है वो जीरो आएगा। ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो किसके इक्वल है, 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है। तो जो फ्लक्स है, आपका फ्लक्स किसके बराबर होता था, इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब कि 1/epsilon naught टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज, तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया। ठीक है। और ये जो आपका क्यू है ना, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड। ये जो आपने चार्ज लेना है, ठीक है ना, जब भी आप फ्लक्स निकालते वक्त कोई भी चार्ज लेंगे, वो चार्ज हमेशा आप कौन सा लेंगे, जो कि सरफेस के अंदर हो। ठीक है। ओके। और उस सरफेस को क्या बोलते हैं, जो क्लोज सरफेस होती है चार्ज के अराउंड, उसको आप बोलते हैं गॉजियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉजियन सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली गॉस लॉ में आपको 5 एप्लीकेशंस पढ़नी है इसकी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। तो 5 एप्लीकेशंस गॉस लॉ की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको वन बाय वन वो पढ़ने पड़ेगी। वन बाय वन देख लेते हैं कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में क्या क्या आता है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहली जो चीज है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स। ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर। मतलब कि कंडक्टिंग सॉलिड के लिए और नॉन कंडक्टिंग हॉलो के लिए, दोनों के लिए एक ही टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आती है। और लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशंस आप वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके पहले आपको मुझे एक कॉन्सेप्ट देना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है गॉजियन सरफेस का। ठीक है। किसका, गॉजियन सरफेस। अभी मैंने आपसे बात की कि जब भी आप चार्ज को किसी भी सरफेस के अंदर एनक्लोज करते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं गॉजियन सरफेस। मान लो आपके पास एक चार्ज है क्यू, और वो स्पेस में ऐसे ही पड़ा है। ठीक है। चार्ज की जो बेसिक शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है ना। ओके। तो आपके पास वो चार्ज जो है ऐसे पड़ा है। अब मुझे इस चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मुझे पता लगाना है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए इसके अराउंड एक सरफेस बनाऊंगा, जो कि क्या हो, पहली चीज सिमेट्रिकल हो। किसके अराउंड, इस चार्ज के अराउंड। सिमेट्रिकल का मतलब बहुत इजी है, इस चार्ज से उस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो हर जगह से सेम होना चाहिए। ठीक है। ओके। ये हो गया। और उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर इस चार्ज के अराउंड मुझे कोई ऐसी सरफेस बनानी है
जो कि इस चार्ज को एनक्लोज करे और जो इस चार्ज से हर एक डिस्टेंस पे इक्वल हो। तो मैं क्या बनाऊंगा, बिना किसी चीज को सोचे, आई मेड अ स्फेयर अराउंड इट। आई मेड अ स्फेयर अराउंड इट। अब आप खुद बताओ, इस चार्ज से हर जगह पे अगर आप डिस्टेंस देखो इस स्फेयर का तो वो इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जब भी गॉसियन सरफेस को बनाना है, दैट शुड बी सिमेट्रिकल अराउंड द चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब उस गॉसियन सरफेस पे हर एक जगह, अब देखो एक और चीज है, उस गॉसियन सरफेस पे हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस पे। ओके, ये दो चीजें जो हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ये दो चीजें अगर आपको दिमाग में डाल ली तो आप गॉसियन सरफेस बना लोगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास चार्ज खुला पड़ा होता है, अगर हमें उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वी हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट। Okay, so in order to make a Gaussian surface, you have to keep in mind the two things. What are the two things? First, it should be symmetrical around the charge, and secondly, the on its surface, the electric field should be of equal value. Or, in other words, we can say that it should be uniform electric field on the surface. आई बात समझ में? ठीक है जी। ओके, अब आ जाओ फिर से एप्लीकेशंस पे। तो पहली एप्लीकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग, सॉरी, इन्फानाइट लाइन चार्ज। तो ये मेरे पास एक लाइन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये डॉटेड मैंने आपको बनाई है। ठीक है, इन्फानाइट लाइन है। ठीक है, अब क्योंकि ये इन्फानाइट है तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इतना इतना पार्ट ले लिया, मतलब कि इस एल लेंथ तक का मैंने पार्ट ले लिया, जो कि मुझे क्या निकाल के देगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देगा। ठीक है, मैंने एल लेंथ का पार्ट ले लिया इस लाइन चार्ज का। ठीक है, अब इन्फानाइट है तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने एल लेंथ का एक पार्ट ले लिया। अब वो एल लेंथ का पार्ट पे हम क्या निकालेंगे, कुछ दूरी पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और वो दूरी है आपकी पॉइंट पी, मतलब कि पॉइंट पी पे इस लाइन चार्ज से, जो कि आर डिस्टेंस पे है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें गॉस लॉ का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। अब गॉस लॉ का सहारा मतलब कि गॉस लॉ में अप्लाई करना पड़ेगा। अब गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो यू हैव टू मेक अ गॉसियन सरफेस अराउंड द लाइन चार्ज। तो अब मैंने इतना लाइन चार्ज लिया है इस एल लेंथ का। ठीक है, तो मैंने इसके अराउंड एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सिलेंडर क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो, इस डॉटेड लाइन से इस सरफेस तक हर जगह सेम साइज है, मतलब कि सेम डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सेम डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक सेम डिस्टेंस, तो हर जगह सेम डिस्टेंस है। ठीक है ना, मतलब कि सारे डिस्टेंस सेम पॉइंट पे हैं। अच्छा, अब मुझे पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इस्तेमाल से? गॉस लॉ के इस्तेमाल से। अब पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो मैं पॉइंट पी पे एक स्मॉल एरिया जो है वो ड्रॉ करूंगा, डीएस, जिसके लिए मेरे को जो है वो गॉस लॉ में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये डीएस मैंने एरिया ले लिया छोटा सा एक यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्या बोलता है गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, टोटल फ्लक्स। अब मुझे आप बताओ कि इस सिलेंडर से फ्लक्स कितने फेसिस से निकलेगा? तो मैं बोलूंगा सर 3 फेसिस से निकलेगा। कौन कौन से फेस हैं? फेस नंबर 1 ये वाला, फेस नंबर 2 डाउन, और ये जो कर्व्ड पार्ट है तीसरा फेस, ये। ठीक है, ओके। फेसिस मैंने देख लिया कहां कहां से फ्लक्स निकलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब अब इन तीनों फेसिस के लिए मुझे एंगल चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर का। एंगल तभी निकल पाएगा अगर यूनिट वेक्टर को ड्रॉ किया होगा, एंड यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए ये आ गया यूनिट वेक्टर, सेकंड सरफेस के लिए यहाँ पे, हाँ, ओके, सेकंड सरफेस के लिए ये आ गया यूनिट वेक्टर, और थर्ड सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस ये हैं। ठीक है, ओके। अब
दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो पता चल गई, ठीक है। सॉरी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ, एरिया वेक्टर, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है देखो। अगर मैं आपको फर्स्ट फेज की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल 90, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90। फेस थर्ड का जो एंगल है वो देखो, ये आ गया यूनिट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये भी आ गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये भी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल बीच में कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इस साइड भी आप देख सकते हैं सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों एक डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स आएगा वो तीनों फेस में से, दो फेस में से, तीनों फेस में से जो दो फेस हैं उनके लिए 0 होगा। और वो 0 कौन किसके किसके लिए होगा, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस। तो मैं यहाँ पे तीनों फेस के लिए, फेस 1 ई डॉट डी एस, फेस 2 ई डॉट डी एस, फेस 3 ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तीनों फेसेस के लिए जो है वो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फर्स्ट फेस के लिए 0, सेकंड फेस के लिए 0, थर्ड फेस के लिए आएगा, क्यों, क्योंकि cos थीटा 0 है और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फेस तो कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट फेस जो आएगा दैट वुड बी फेस थर्ड, एंड ई डी एस cos 0 इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब मुझे बताओ, इस लाइन चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है ना, टोटल चार्ज, ठीक है। अब मैं इसको लाइन चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेमडा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एल। अभी एल क्या है, जितना मैंने लाइन चार्ज को कंसीडर किया, इस एल लेंथ को जितना कंसीडर किया है वो एक का लेंथ होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि किसी भी टाइप की डेंसिटी हो, चाहे वो लीनियर चार्ज हो, चाहे वो सरफेस चार्ज हो, चाहे एरिया चार्ज हो, छोटी लेंथ के लिए भी उतनी होगी और इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी लेंथ ली है तो क्यू अपॉन एल, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, सॉरी अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, ठीक है। ई डॉट डीएस में ई बाहर क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएस कॉस 01 इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह कित क्या आ गया, डेल्टा, सो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये डीएस की इंटीग्रेशन करूंगा, जब भी आप फिजिक्स में छोटे क्वांटिटी की इंटीग्रेशन करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी बन जाती है, डीएस की इंटीग्रेशन करूंगा क्या बनेगा, एस, ठीक है। ओके, तो क्या आएगा, ई इंटू एस इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो आपने फेस लिया था जिससे फ्लक्स निकल रहा है एक्चुअल में वो थर्ड फेस है सिलेंडर का। तो उसके लिए जो आएगा सरफेस एरिया ऑफ दैट फेस। अब क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको पता है तीनों फेसेस में से किस फेस से फ्लक्स निकल रहा है, थर्ड वाले से, और थर्ड वाला कैसा है, कर्व्ड पार्ट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 2 पाई आर एल, ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एल एल को काटो तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज ई इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो है वो उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है, दैट इज लेमडा अपॉन 2 पाई आर एल। लेमडा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, आर क्या है,
डिस्टेंस जो कि लाइन चार्ज से लेके जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अब ऐसे ही हमने जैसे लाइन चार्ज के लिए निकाला है वैसे ही हम इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जो है वो टू लॉन्ग शीट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालेंगे। तो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो इस लेक्चर के बाद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वील कवर सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सो इसके बाद दो लेक्चर और हैं, देन हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, देन वील मूव ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेई। तब तक थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।